नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जिस टीवी का बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। तो भारत के यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, कॉलेज कैंपस की बात हो रही है और इस बार विवाद सामने आया है कोलकाता के लॉ कॉलेज से। यहाँ पर गैंगरेप हुआ है एक लॉ स्टूडेंट का और ये गैंगरेप के जो मुख्य आरोपी हैं वो टीएमसी के नेता बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े टीएमसी लीडर्स का संरक्षण आरोपियों को हासिल था। लेकिन सिर्फ एक मामले पर ही बहस क्यों हो रही है, सिर्फ एक मामले को ही गंभीर क्यों बताया जा रहा है? हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे 2023 में वाराणसी के बीएचयू कैंपस में भी एक रेप की घटना सामने आई थी और उसके बाद वो जो आरोपी थे वो भी बीजेपी के नेताओं के तरफ से उनको संरक्षण हासिल था, उनकी गिरफ्तारी में काफ़ी विलंब हुआ था। और इसके साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों का ध्यान नई दिल्ली जैसे कई कॉलेज कैंपसेस का भी जिक्र आपके सामने करना चाहूँगी, उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि भारत के प्रमुख शहरों में स्थित जो कॉलेज कैंपसेस हैं और विख्यात यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्राइम का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये कॉलेज कैंपस, ये यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर बच्चे अपना भविष्य बनाने जाते हैं, खास करके जो फीमेल स्टूडेंट हैं, जो छात्राएं होती हैं, उनकी सुरक्षा जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि उच्च शिक्षा के प्रति जो बच्चियों के अभिभावक हैं उनको और प्रोत्साहित किया जा सके। इन जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाती है जिसका अंदाज़ा आप इस क्राइम के जो डाटा है हमारे पास, अगर आप भी उसको देखने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ जाएंगे जहां पर रेप होता है, मर्डर होता है, छेड़छाड़ होती है, रैगिंग होता है, ड्रग तस्करी होती है और कितने सारे ऐसे अपराध हैं जो कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटीज़ में अंजाम दिए जाते हैं। और जो मुख्य आरोपी निकलता है या फिर जो इसमें लिप्त पाया जाता है, अधिकतर के नाम किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। इसीलिए स्ट्रेट टॉक में कई सवाल हम अपने दर्शकों के सामने और कुछ तथ्य भी रखना चाहते हैं कि आज सिर्फ टीएमसी के लीडर जो मनोजीत मिश्रा है उसी की बात क्यों करें। पूरे के पूरे जो भारत के कॉलेज कैंपसेस का क्राइम रिकॉर्ड है उसका काला चिट्ठा भी हम अपने दर्शकों के सामने खोलने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल यह है कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान क्या क्राइम का अड्डा बन रहे हैं? सबसे बड़ा और गंभीर प्रश्न यही है भारत की उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ। और फिर आप देख लीजिए, कोलकाता है, वाराणसी है, नई दिल्ली है, यहाँ पर प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ है भारत की और इनके कैंपस में क्राइम का एक गंभीर रिकॉर्ड मौजूद है। यूनिवर्सिटी कैंपस, यहाँ पर रेप, मर्डर, छेड़छाड़, साइबर क्राइम, ड्रग तस्करी और रैगिंग, इस तरह के जघन्य अपराध का एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड डेटा उपलब्ध है। लेकिन सरकारें क्या करती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करते हैं? क्या उनका ध्यान इन गंभीर अपराधों के प्रति गंभीर दिखता है? कोई गंभीर प्रयास दिखता है? क्यों सुरक्षित नहीं बन पाए हैं यूनिवर्सिटीज़ कैंपस अब तक? 2025 में जब बात विकसित भारत की होती है तो भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या उनको सुरक्षित या फिर उनको विकसित बनाने की कोशिश की जा रही है? राजनीतिक दल, क्रिमिनल माइंड्स इसके संरक्षक बने हुए क्यों नजर आते हैं? सिर्फ टीएमसी क्या संरक्षक बन रही है? क्या टीएमसी ही जो है गुंडे पाल रही है या फिर अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में अपनी राजनीति की रोटी सेकते नजर आते हैं? राजनीतिक दल जिन पर ये गंभीर प्रश्न खड़ा हो रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर ठहरती है कि छात्र राजनीति को साजिशन कहीं गलत दिशा में धकेला तो नहीं जा रहा है? अगर ऐसा है तो इस प्रयास के परिणाम क्या चाहते हैं राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के आका? इस सवाल को समझे, आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज के जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा हल्ला बोल से हैं प्रशांत कमल, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप चौधरी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं रूपा सोनी, सोशियो लीगल एक्टिविस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, छात्र राजनीति, आपका एक लंबा अनुभव है छात्र राजनीति का, उसके बाद आप किस तरह से भारत के युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते आ रहे हैं लंबे समय से। सबसे पहले टिप्पणी मैं कोलकाता के लॉ कॉलेज में जो रेप को अंजाम दिया गया, सामूहिक बलात्कार की घटना कॉलेज कैंपस में अंजाम दी गई है और टीएमसी से साठगांठ का खुलासा हो रहा है, बार बार टीएमसी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप इस पूरी वारदात को कैसे देख रहे हैं
और एक गंभीर प्रश्न जो शायद इस प्रश्न को सभी राजनीतिक दल इसको नहीं समाधान की तरफ कोशिश करना चाहते हैं या फिर इसको फेस नहीं करना चाहते, मैं ये कहूँगी, इसे आप कैसे देख रहे हैं प्रशांत जी? नहीं, देखिए, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले बात यह है कि ये निश्चित तौर पे बेहद खौफनाक और हिला देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जल्द से जल्द इस पे न्याय मिले, ऐसी मेरी कामना है। जहाँ तक ये सवाल है कि भाई लगातार ऐसी खबरें यूनिवर्सिटी से आ रही हैं और जो यूनिवर्सिटी का जो स्पेस है स्पेशली छात्राओं के लिए वो सेफ नहीं रह गया जी। देखिए, वैसे तो हमेशा से महिलाओं के लिए जो वातावरण रहा है वो बहुत सेफ नहीं रहा है, लेकिन जनरली क्या होता था कि जो स्ट्रीट भले अनसेफ रहा हो लेकिन कम से कम कॉलेज का कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, इसमें इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी अब सेफ नहीं रही और छात्राओं के लिए ये काफ़ी हॉरिफाइंग हो गई जी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको जो राजनीतिक दल है, बाकी जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसको ठीक करने के लिए क्यों ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। देखिए, जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस होती हैं वो कोई सोसाइटी से आइसोलेशन में नहीं होता है। हम सोसाइटी में ही यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और वहाँ पे पढ़ाने वाले लोग और पढ़ने वाले लोग भी सोसाइटी से ही जाते हैं। तो जिस तरह का माहौल हम लोगों ने बनाया है पॉलिटिकल पावर को लेकर के, देखिए जो पूरा पॉलिटिकल कल्चर पूरे देश में जो बन रहा है जी, उस कल्चर में एक कहीं से ये अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर में ताकत जो है उसकी पूजा होने लगी है और वो वैल्यू सिस्टम में ताकत को महत्वपूर्ण बना दिया है हम लोगों ने। जैसे अगर आज से आप देखें 30-40 साल 50 साल पहले की बात अगर करें तो ऐसा नहीं है कि उस समय धन का महत्व नहीं था, ताकत का महत्व नहीं था जी। लेकिन सोसाइटी में जो लोग सेक्रीफाइस के तौर पे जो है राजनीति करते थे या जो लोग कम संसाधनों में राजनीति करते थे, अपने आदर्शों की राजनीति करते थे, वैल्यू सिस्टम की बात करते थे, उनको जो है समाज में एक इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था और उसको ग्लैमराइज किया जाता था सोसाइटी में। तो ज्यादातर लोग ऐसा बनना चाहते थे। हमारे सोसाइटी में कोई भी जो एस्पायरेशन होता है कि कैसा बनना चाहते हैं हम, वो इसी से तय होता है कि हम किस वैल्यू को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जो हमारे तो आपका कहने का मतलब है कि जो भारत के कैंपसेस हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, अब वहाँ पे एक करप्ट विचारधारा, जो मेंटालिटी है या फिर जो आइडियोलॉजी है, उसने अपने पैर जड़ें जो है मजबूत कर ली हैं। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे अभी जो ताज़ा मामला है वो जड़े बंगाल का है, उसका संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ये बात ठीक है। लेकिन आप देखिए ऐसी खबरें जो है BHU से भी आई, जैसा आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में भी कहा, और कई जगह तो ऐसा हुआ कि जो रेपिस्ट हैं, जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ जो है एकदम पॉलिटिकल लोग सामने आए और उसको बचाने के लिए सड़कों पे उतर आए। तो जब विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है उसको बस एक क्राइम ना देख करके उसको एकदम से उसको इस तरह से पॉलिटिसाइज किया जाए कि वो किसी पार्टी की बात हो जाए, वो किसी दल की बात हो जाए, तो जाहिर है वो अपना रास्ता भटक जाता है और न्याय के अलावा वो एक अलग रास्ता पकड़ लेता है। वो जो पूरा डिस्कशन है वो जस्टिस की तरफ न जाकर वो एक अलग रास्ता पकड़ लेता है। बिल्कुल। पर तो कभी भी एक कमल डिस्कोर्स जो होना चाहिए कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के जो एक मुकम्मल जो चर्चा होना चाहिए वो तो कभी होता ही नहीं है। तो जब वो कभी होगा ही नहीं, एक बार जब देश उस पर विमर्श नहीं करेगा, उसके लिए कोई जो है माहौल तैयार नहीं करेगा, उसको लेकर के कुछ रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करेगा, तो रास्ता निकलेगा कैसे? फिर तो ये घटनाएं होंगी, 4 दिन चर्चा होगा, न्यूज में चलेगा, 4 लोग आकर के चर्चा करेंगे और फिर जो है अगली घटना का इंतजार करेंगे। बिल्कुल। एक ब्रेक लेती हूँ और बहुत ही अफसोसनाक और ये बिल्कुल ही चौंकाने वाले और बिल्कुल एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि कोलकाता
का जो लॉ कॉलेज है, जहां पर जस्टिस की बात होती है, न्याय की बात होती है, उसी कैंपस का इस्तेमाल गैंग रेप करने के लिए किया गया। और ये भी वो आरोपी है जिस पर सीरियल ऑफेंडर होने के कई बार जो है यौन शोषण, छेड़छाड़, इस तरह के बहुत संगीन आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ पर जो है एक कैजुअल जो है जॉब मिली हुई थी और कहीं ना कहीं सिफारिश किसकी तरफ से, टीएमसी के लीडर की तरफ से हुई थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत के जो शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, इसमें इस तरह के आरोपियों का एक तरह का कंट्रोल दिखता है। तो बाहुबली राजनीति का क्यों प्रभाव दिखता है भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों, यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेज के परिसर में, और वहाँ पर जो छात्राएं पढ़ने जाती हैं, अपने सपनों को संजो कर जाती हैं, लेकिन सुरक्षित वातावरण के अभाव में कई छात्राएं जो हैं बहुत ही सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर पाती हैं। और फिर सवाल होता है कि भारत में जो सेक्स एजुकेशन है, जो लिंगानुपात है, इसके प्रति, अधिकारों के प्रति जो सजगता है, क्यों नहीं अपने पांव पसार पा रही है। हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। संदीप जी, राजनीति के कई विभिन्न पहलुओं को आप आए दिन उसको टटोलते रहते हैं, अवलोकन करते हैं, समीक्षा करते हैं। राजनीति का ये जो एक बहुत ही काली तस्वीर है, एक स्याह तस्वीर है, इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? छात्र राजनीति, जहां से तो बड़े बड़े लीडर्स भारत को मिले हैं, बड़े बड़े नेता भारत को मिले हैं, जननायक भारत को मिले हैं, लेकिन वर्तमान में छात्र राजनीति का ये कौन सा चेहरा हम देख रहे हैं? संदीप जी। देखिए नेहा जी, राजनीति कह लीजिए या नेता कह लीजिए, नेता बनाने की या बनने की जो प्रक्रिया है वो स्कूल और कॉलेज के रास्ते से होकर के निकलती है। जिस स्टूडेंट का जिधर जो इंटरेस्ट होता है, ग्रुप में रहने का, चीज़ों को लीड करने का, चीज़ों को नोटिस करने का, वो स्कूल में शुरू हो जाता है, फिर कॉलेज में वो चीज़ें दिखने लगती हैं। कई ऐसे नाम हैं जिनके आपको ऊपर बात कर सकते हैं, रौनक खत्री की बात ले लीजिए, निर्मल चौधरी की बात ले लीजिए। तो हमारे कई युवा नेता हैं जो नए फेस बन रहे हैं और लीडरशिप हो रही है। लेकिन जिस तरीके की ये घटनाएं होती है, इनमें आपको ये देखना पड़ेगा कि राजनीति का जो स्तर है या एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ लगी हुई है। रेप होते हैं हमारे देश में, अलग अलग लोगों की सरकारें हैं, अलग अलग दलों की सरकारें हैं, सभी में रेप हो जाते हैं। मैं मानता हूँ क्राइम है, क्राइम हो जाता है, वकील साहब बैठिए, रोज ऐसे केस हमारे पास आते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, अगर कहीं रेप होता है तो उस पर यह बात नहीं की जाती किसी भी दलों द्वारा कि भाई बैठ करके, ये कल हमारे पर स्टेट में भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है, किस तरीके से कंट्रोल करें, हम सब मिलकर के क्या इसका समाधान निकालें। केवल होता ये है कि आज बंगाल में ये रेप हुआ है तो टारगेट पर टीएमसी होगी, टारगेट पर ममता बनर्जी होगी। अगर ये सरकार हम बदल देते हैं तो ये सब चीजें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको राजनीति कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वहां पे क्राइम हुआ है, गलत हुआ है, वो व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा भी हो सकता है। हालांकि टीएमसी के जो छात्र नेता हैं उन्होंने इनकार किया है कि वो पहले किसी पद पर रहे हैं छोटे मोटे पे, लेकिन आज की तारीख में नहीं थे और वो वहां पर कोई काम कर रहे थे, अस्थायी तौर पर वो जुड़े हुए थे यूनिवर्सिटी से। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज का है, क्योंकि मैं गवर्नर साहब के साथ में रहा हूँ, तो मैंने देखा यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी हो, चाहे वो बीसी का सिलेक्शन करना हो, रजिस्ट्रार का करना हो, या यूनिवर्सिटीज को मैनेज करना हो, कैसे चलेगी, क्या होगा, वो सब गवर्नर के इशारे पर होता है, गवर्नर के कंट्रोल में होती है ये चीजें राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है। ये भी चीजें स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। खाली बंगाल में कोई क्राइम हुआ है और जानकारी की कमी में वो टीएमसी के या ममता बनर्जी के मत्थे मर दिया जाए या किसी दूसरे के मत्थे मर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी चीजें ये हैं, मैं आपको कुछ चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये रेप हुआ है, देखिए गलत हुआ है, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, सख्ताई होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर में एक चीज मैं तारीफ करूंगा बल्कि ममता सरकार की। देखिए हमारे साथ वकील साहिबा बैठ के ये एग्री करेंगे, होता क्या है, कई बार कोई रेप के आरोप लगते हैं, वो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है। जैसे आपने दिल्ली में देखा था, दिल्ली में जंतर मंत्र पर देश के जो नगीने थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। लेकिन लगातार उनको सरकार द्वारा या एक दल द्वारा बचाया जा रहा था अपने नेता को। ये होती है प्रॉब्लम। और अगर कहीं ये होता है
कि चाहे मेरे घर का सदस्य हो, चाहे मेरी पार्टी का सदस्य हो, जी। अगर उसने गलत किया है, वहां की सरकार फौरन उसको नेहा जी अरेस्ट करा लेती है। नेहा जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर वहां की सरकार उसको फौरन अरेस्ट भी करा लेती है और वो चीज मीडिया में भी आ जाता है, मीडिया भी उसको दिखाता है, इसका मतलब जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है। अदरवाइज आज की तारीख में होता क्या है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। जी। सरकारें चीजों को दबा लेती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, लोगों को प्रदर्शन करने पड़ते हैं और मीडिया को मैनेज किया जाता है, मीडिया में वो खबरें चलती नहीं है। आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, अपने दिल्ली के बराबर में हरियाणा है, हरियाणा में बीजेपी की बहुत बड़ी नेता रही, वो आदमपुर से चुनाव भी लड़ी, सोनाली फोगाट उनका नाम था, मुख्यमंत्री की काफी नजदीक थी। वो बहुत ही जो प्रतिबंधित नशा है उसको करती हुई गोवा में उनका मर्डर हुआ, वो एक्सपायर हुई और गोवा में भी बीजेपी की सरकार रही, आज भी बीजेपी की सरकार है जिस वक्त ये चीज हुई। तो आप ये देखिए, आज तक आपको ये नहीं पता चला किसने मर्डर किया, कैसे किया, वो नशीले पदार्थ गोवा में कैसे आए, कहां से आए, इस तरीके की चीजों पर कभी डिबेट नहीं, उसके लिए किसी सरकार को, किसी मुख्यमंत्री को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। आपका ये कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो सभी का जो है काले चिट्ठे का जो है एक रिकॉर्ड है और कोई भी महिला अधिकारों या फिर महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर नज़र नहीं आता, महिला के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति गंभीर नहीं आता। रूपा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, हम यूनिवर्सिटीज़ को सेफ बनाने की बात कर रहे हैं, मैं देख रही थी कि भारत में तो ऐसा कोई जो संबंधित कानून ही उपस्थित नहीं है, जबकि अमेरिका में क्लैरी एक्ट नाम से एक कानून है जो कि सभी यूनिवर्सिटी को बाध्य करता है कि उसको अपने परिसर में होने वाले क्राइम का डेटा देना होगा, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। तो भारत के कैंपस को सुरक्षित बनाने की दिशा में हमारे पास कानून का ना होना क्या दर्शाता है कि कानून की बात, कानून के शासन की बात लोकतांत्रिक देश में हम कर रहे हैं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन हमारे कैंपस के लिए ही संबंध, उसकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सका है। जी, क्या ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो ये बहुत ही कोई डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी सैड इंसिडेंट जो भी हुआ है कोलकाता में, और मैंने पहले भी आपके साथ वो करा था, आरजी कर कॉलेज पे भी हमने डिस्कशन किया था, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और अब फिर लॉ कॉलेज means it's a continuous something is going on in one particular state। और जैसे आपने क्लैरी एक्ट के बारे में बात करी जो यूएस में है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, हम मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है एज अ कंट्री वी डोंट हैव एनी एक्ट और एनी लॉ लाइक दैट वेयर इन वी आर थिंकिंग कि देर आर फीमेल स्टूडेंट्स इन आर यूनिवर्सिटीज़ या क्राइम रेट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें उनको कैसे सेव करना है, हम एज अ कंट्री उस लाइन पे अभी नहीं सोच रहे हैं। पर जो भी हमारे पास अभी लॉ है, जैसे 2012 निर्भया केस के बाद हमने जो भी बर्मा कमेटी ने हमारे पास दिए थे रिकमेंडेशंस, और जो भी हम पॉश एक्ट लेकर आए हैं उसके बाद, और पॉस्को एक्ट है हमारे पास, पर उसके जो भी लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रेंजेंट नहीं है। जी, पॉलिसिंग इज नॉट स्ट्रेंजेंट। ठीक है, लेकिन बात जब पर्टिकुलर कॉलेज कैंपस की आती है तो ये तो ज़्यादा सिक्योर बनाए जाने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे में पर्टिकुलर लॉ की ज़रूरत आपको लगती है या नहीं लगती है? मौजूदा कानून ही बहुत पर्याप्त हैं इस तरह के मामलों से को कम करने के लिए अगर गंभीर कोशिशें की जाए। जी मैम, अगर स्ट्रेंजेंट एप्लीकेबिलिटी हो प्रेजेंट लॉज की तो वो बहुत पॉलिसिंग स्ट्रिक्ट हो, जैसे अगर मैं यूएई का एग्जांपल लूँ और अगर आप वो चेक करेंगे तो नेग्लिजिबल क्राइम रेट है वहाँ पे, क्योंकि लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजेंट है। और जब वहाँ पे व्हेन आई वाज देयर इन यूएई तो जब भी ये फ्राइडे होता है तो गोल्ड की दुकानें भी बिना लॉक के छोड़ जाते हैं लोग, ताला नहीं लगाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ चोरी भी करेंगे कुछ भी क्राइम है तो हाथ कट जाएंगे। हमारे पास स्ट्रेंजेंट लॉज नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत बार ऐसे बोला है कि रेप का जो है पेनल्टी शुड बी डेथ, but it's not there, either it's a 10 years with fine or life imprisonment in a very rare cases।
जी, पर रूपा जी कहीं न कहीं जो छेड़छाड़ जिस तरीके से कॉलेज कैंपस के आम दिनों की बात लगती है और हमने देखा है कि तमाम जो बड़े शहर हैं भारत के, उन सभी कॉलेज कैंपसेस में अगर आप एक सीधा छोटा सा सर्वे करा लीजिए, डेटा तो कह ही रहा है, छात्राएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है। मैं इसके लिए प्रशांत जी आपके पास जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो चुका है। एक ब्रेक ले लेती हूँ प्रशांत जी से पहले कि मैं आपसे समझूँ कि क्यों हमारे जो कॉलेज कैंपस हैं वो अभी तक सुरक्षित नहीं बनाए जा सके हैं और यहाँ पर राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो समय के साथ नकारात्मक रूप क्यों ले चुकी है, जहाँ पर विचारधारा का जो युद्ध है वो इस तरह क्या खड़ा हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी की बात रह गई है कि आप किस पक्ष से संबंधित रखते हैं, अपराध शायद मानने नहीं रखते। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ पर अपराध का ये शर्मनाक आंकड़ा और वारदात बार बार कोलकाता से भी सामने आ रहे हैं, जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोलकाता में जो कॉलेज कैंपस है यहाँ पर अपराध क्या अड्डा बना चुका है और ममता बनर्जी क्या इस तरफ बिल्कुल ही लापरवाह हैं और उनके कानून का खौफ वहाँ के छात्रों में नहीं, वहाँ के क्रिमिनल्स में नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक दल अगर अन्य राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, क्या उनका खौफ इन क्रिमिनल्स के ऊपर दिखता है? प्रशांत जी, मैं समझना चाहती हूँ कि कई बार हमने नई दिल्ली के यूनिवर्सिटी कैंपस से भी इस तरह की तस्वीरें देखी हैं। BHU का हमारे सामने उदाहरण है, कोलकाता का हमारे सामने उदाहरण है, मुंबई में ड्रग तस्करी को लेकर कॉलेज कैंपस काफ़ी बदनाम बने हुए हैं, मैं कहूँगी। ऐसे में आप पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से रिएक्ट करती, प्रतिक्रियाएं देती हैं, बनारस में जब ये वारदात हुई, गैंगरेप हुआ, तो बीजेपी के नेता इसे प्रोटेक्ट करते, अक्यूज़ को ही जो है प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ कोलकाता चले जाइए तो आरोपी के पक्ष में बोलते हुए टीएमसी के लीडर्स नज़र आते हैं। आखिर पक्ष में बोलने के कारण को आप क्या समझते हैं? हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या बीजेपी या फिर टीएमसी, इन दोनों दलों के लिए इस तरह के क्रिमिनल्स को संरक्षण देना बहुत ज़रूरी हो जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों है? नहीं, देखिए, बिल्कुल फैक्ट वाइज तो मुझे इस मामले में नहीं पता कि किसने संरक्षण में क्या बोला है। लेकिन मैं एक जनरल बात जो आपने कही कि ऐसा क्या है यूनिवर्सिटीज़ में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छात्राएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, किसी भी देश का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की जो है डे टू डे काम करना ही नहीं होता है, उसका जिम्मेदारी होता है पूरे देश को एक दिशा देना जी। आज पिछले 11 साल में जो महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हुए हैं उसको लेकर के किस तरह के उदाहरण पेश किए गए सरकार के द्वारा, और सरकार के जो एकदम नेतृत्व में है, देश के जो नेतृत्व में है, उन्होंने क्या क्या उदाहरण पेश किए जी। जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा कि भाई जब हमारी देश की बेटी प्रशांत जी मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये उदाहरण की जब बात आपने कही तो मैं कोलकाता का ही उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ। कोलकाता में जब अभया रेप कांड सामने आया था, मेडिकल कॉलेज का जो विभत्स रेप कांड सामने आया था, तब सीएम ममता बनर्जी ने फांसी देने की मांग की और कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश की कि वो जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती है, उदाहरण पेश करने की कोशिश की। लेकिन टीएमसी का संरक्षण हासिल ये जो मनोजीत मिश्रा है, इस पर उस सख्ती का तो कोई प्रभाव ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये दिखावे की राजनीति है। क्या इसके पीछे ये वो आरोपी है जिसने अभया रेप कांड के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, वो रेप को लेकर स्टेटमेंट देता रहा था और अब फिर रेपिस्ट बन चुका है जी। नहीं, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात मैं नहीं कर रहा था, मैं एक बात कह रहा हूं कि जो पूरे, देखिए, कोई जो घटना होती है या पूरे जो किसी चीज को लेकर के जो देश में एक विमर्श तैयार होता है, जो राय बनती है, वो किसी एक घटना से नहीं होती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, अपनी बातों से मैं ये बताना चाह रहा था कि जो पिछले 10-11 साल में जो एक तरह का जो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हुआ है, वो डेवलप ये हुआ है कि भाई कोई भी पर्सन, कोई भी जो है नेता अगर कोई गलती करता है तो पहले ये कल्चर था कि अगर किसी नेता ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो अगर किसी इस तरह के अपराध में आता है तो उसे तुरंत पार्टी से निकाला जाता था, तुरंत उसे जो है पनिश किया जाता था। लेकिन पिछले 10-11 साल में जिस तरह की
जो एक माहौल बनाया गया है कि जो नेतृत्व होता है, केंद्रीय नेतृत्व होता है, वो अपने नेता के साथ चाहे गलत हो या सही हो, उसके साथ वो खड़ा हो जाता है जी। जैसे अभी देखिए, जब पूरे जो है जितने ओलंपिक विजेता सब जो है जंतर मंतर पे जब धरना दे रहे थे, तो पूरा जो है भाजपा नेतृत्व उसके पीछे खड़ा हो गया। और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, उसने ये बयान देने की जो है हिम्मत जुटा ली कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। तो अब जी। सोचिए, जब एक घटना होती है तो उस घटना से पूरे देश में क्या मैसेज जाता है। बिल्कुल। जब कठुआ में रेप हुआ, लोग सड़कों पर आ गए। तमाम तरह के ऐसे उदाहरण हैं, मैं कोई एक उदाहरण नहीं, आप सब जानते हैं। तो ऐसे उदाहरणों से क्या होता है, ऐसे उदाहरणों से एक माहौल बनता है कि हम कुछ भी करके निकल सकते हैं। तो ये एक जरूरी होता है कि भाई देश का जो नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी है कि वो देश में एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें ये रहे कि भाई अगर ऐसी कोई घटना होगी तो उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी। जी बिल्कुल। ये संदेश देने की जरूरत है। तो कोई भी अगर मान लीजिए अगर इस तरह की घटनाओं में जो है आरोपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है या उसके समर्थन में बयान देता है, तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल। निंदा तो दिखावे के लिए शायद करते ही नेता, लेकिन उन्हीं के अनुसरण करने वाले जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन तक पर भी जो है प्रभाव नहीं पहुंचता। मैं संदीप जी आपसे समझना चाहती हूँ, भारत में ये बाहुबल की जो राजनीति है, क्या इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावी दिख रही है आपको? और इसका नमूना हमारे कॉलेज कैंपसेस में होने वाले अपराध हम सबके सामने पेश कर रहे हैं। बाहुबल की राजनीति का प्रभाव। जी देखिए नेहा जी, अभी जो हमारे साथी प्रशांत जी ने बात कही, लिमिटेड शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संरक्षण होता है तब कहीं जाके इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं कल की आपको बताता हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर में अभी आप गूगल करके देख सकते हैं, न्यूज़पेपरों में भी खबरें चल रही है। नेता है वहाँ की एक कोमल गुर्जर, वो जिला उपाध्यक्ष है। जिला उपाध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता है। उन्होंने वहाँ के जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं गंगो विधानसभा से, किरत चौधरी, उनके ऊपर एक संगीन आरोप लगाया। इसके एवज में ये हुआ कि उन्होंने अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए पार्टी पर दबाव बनाया और कोमल गुर्जर को पार्टी से निकलवा दिया। ये आज की हेडलाइंस थी अखबार की। तो सोचिए इनसे क्या मैसेज जाता है। इसका मतलब चीजें दबंगई की हैं। और बात हमारे देश में जरूर की जाती है, महिला उत्थान की भी की जाती है, नारी सशक्तिकरण की भी की जाती है, लेकिन नारी सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब नेहा के हाथ में पावर हो और संदीप को पद देने की बात हो या प्रशांत जी को पद देने की बात हो। लेकिन हमारे देश का नारी सशक्तिकरण ऐसे होना चाहता है कि पावर देने की बात, पद देने की बात, आपकी पोस्टिंग की बात, आपको जिम्मेदारी देने की बात पुरुष करेगा। ये जिम्मेदारी हमारे पास है, हमें कितना आपको सशक्त करना है और कब आपको हटा देना है। आप अगर आवाज उठाएंगे और पुरुषों के खिलाफ आवाज उठाएंगे या सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे या प्रेजेंट विधायक के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो उसको कुचल दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा या आपको ही बदनाम कर दिया जाएगा। एक ऐसी लॉबी तैयार कर दी जाएगी जो सोशल मीडिया पर आपकी इमेज को खराब करने लगेगी। और कहीं ना कहीं महिला होने के कारण आप सोचेंगे कि भाई मुझे तो अपनी इज्जत प्यारी है, वो बैकफुट पे चली जाती है। यही चीजें हैं जो हमें जगह जगह दिखाई देती है। विक्टिम को ही ट्रॉमेटाइज करने की जो ये मानसिकता, जी विक्टिम को ही जो मैंने आपको कोमल गुर्जर के माध्यम से बताया, एक बबीता कराना गुड़गांव जिला बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके जो जिलाध्यक्ष थी वो जिलाध्यक्ष के पद से हटा दी गई क्योंकि उन्होंने इस तरीके की चीजें उजागर करने की कोशिश की थी मीडिया में। एक मुनेश कोदारा किसान मोर्चा के प्रदेश टीम का हिस्सा रही हरियाणा की, उनके हस्बैंड जो फौज में थे उन्होंने उसको गोली मार दी। गोली इसलिए कह करके मार दी कि उनका शोषण कर रहे थे कुछ नेता। तो आज तक वो चीजें किसी के सामने ही नहीं आती हैं और चीजें दबा दी जाती हैं। तो आप समझिए कि वो क्या रहा है पर्दे के पीछे। बिल्कुल, तो राजनीतिक दलों का संरक्षण तो है। नेहा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग बोलना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं ये बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना उनको यहाँ इनाम दिया जाता है। कपिल मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम है, वो बोले, उन्होंने आरोप लगाया, सीधे मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया कि एक महिला को कैसे प्रधानमंत्री आवास में ले जाया गया। ऑन रिकॉर्ड है, आप वीडियो देख सकते हैं अगर गूगल करेंगे, और कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई और कैसे आज की तारीख में उनको बहुत कुछ दिया गया।
आपको अगर मैं गुजरात लेकर के चलूं तो गुजरात में आपको हार्दिक पटेल का याद होगा। हार्दिक पटेल ने चीजें खुल करके बोली, उनको सरकार ने इनाम दिया। इसी तरीके से मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं, जिसने भी खुल के बोले, आवाज उठाई, बुलंद की, उसको कहीं ना कहीं कुछ इनाम मिला और उसका मुंह बंद कर दिया गया। बिल्कुल, तो महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को जो है, अपराध को अंजाम देने वालों को जो संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्न इसको और व्यापक बना रहा है इसके दायरे को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो क्या सारा का सारा जो दोष है वो राजनीतिक दलों पर ही मढ़ा जाना चाहिए, या फिर जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है? अगर मैं देखूँ 2023 के आंकड़े तो कहते हैं कि रेप और मर्डर जैसे मामलों में भी जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही चिंताजनक है। तो अपराधियों को कैसे कानून का डर उनके मन में बिठाया जाए या फिर उनको दिखाया जाए, ये न्यायपालिका भी सुनिश्चित करना चाहती तो कर सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? और सीधे चलेंगे रूपा जी के पास दर्शकों को लेकर। रूपा जी, BHU रेप केस 2023 का, इसके जो आरोपी कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, 2024 में इनको जमानत दे दी गई। फिर आप आ जाइए कोलकाता रेप के अक्यूज़, इनके नाम मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रतिम मुखर्जी, 19 साल के हैं जैब अहमद, और प्रतिम मुखर्जी 20 साल के, द्वितीय और प्रथम वर्ष के छात्र हैं, और मनोजीत जो मुख्य आरोपी हैं वो तो पास आउट ही हैं। इन अपराधियों के पीछे कन्विक्शन रेट का अगर खौफ रहता है इनके दिमाग में, तो क्या आप ये उम्मीद लगा सकती हैं कि कॉलेज कैंपस में इनकी हिम्मत नहीं होती कि वो महिलाओं को अपना शिकार बनाने की नीयत भी रख सके? जी मैम, मैं आपसे अग्री हूँ, क्योंकि हमारे पास लॉ है, पर लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर हमारे पास भी हम ऐसा एक लॉ इज नॉट डेटरेंट है, मतलब लोग लॉ से डरते नहीं है, उनको पता है कि अगर कुछ भी उन्होंने करा तो वो मैनेज कर लेंगे। इंडियंस जैसे कि मैनेज कर लेते हैं अपनी जिंदगी में पर भी। क्यों आप ये कन्विक्शन रेट के कमी के पीछे क्या कारण मानती हैं कि ये 2023 के मेरे पास आंकड़े हैं, रेप के मामले में 17.9% कन्विक्शन रेट, मर्डर के मामले में 2023 के आंकड़े रख रही हूँ मैं अपने दर्शकों के सामने, और मर्डर के मामले में 42.5%। क्यों है इतना कम कन्विक्शन रेट? मैम, जैसे अभी लाइक बोथ दीज पैनलिस्ट वाज आल्सो टॉकिंग कि इन्फ्लुएंस रहता है, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या कुछ सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है, कहीं पे कहीं कोई जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है तो वो लोग अपने लोगों को बचा लेते हैं। सो दैट्स द रीज़न कन्विक्शन रेट इज़ बहुत अफेक्टेड रहता है हमारे कंट्री में। और जबकि जो उसमें स्ट्रेंजेंसी जो आनी चाहिए, को लॉ को एज अ डेटरेंट मानना चाहिए सोसाइटी में, उसकी कमी है, इसीलिए रेप बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं 2012 की बात करूं NCRB के डेटा की, तो 25,000 एनुअल रेप्स होते थे, और जो कि अभी 2022 में NCRB का जो भी डेटा है 31,000 हो गया उसमें। जी जी। एंड एज यू राइटली सेड मैम कि कन्विक्शन रेट हमारा गिर रहा है नीचे, और कन्विक्शन की बात हम करेंगे उससे पहले रिपोर्टेड केसेस कितने हैं? बिल्कुल जी। हमारे तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं रिमोट एरियाज़ की बातें करूँ, इवन द अर्बन और मेट्रोपोलिस की बात करूँ, तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंडीशन, माइंड की कंडीशनिंग ऐसी है कि पुलिस स्टेशन में नहीं जाना, रिपोर्ट नहीं करना, या उनको पता ही नहीं है कि कैसे रिपोर्ट करना है। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच आई वुड से, आपने जैसे जो स्टार्टिंग में बात करी थी, US में लॉ है फॉर द यूनिवर्सिटी, क्लैरी एक्ट है वहाँ पे, एंड वो बहुत अच्छा एक्ट है, और उसके अंतर्गत वहाँ पे उनका बहुत कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज़ में। जो भी वायलेंस होती है, स्टॉकिंग है या रेप केसेस हैं, इमीडिएट एक्शन होता है। हमारे पास जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, इमीडिएट एक्शन की बहुत कमी है जी। We always replicate and learn from the developed countries. जी। मैं प्रशांत जी आपसे समझना चाहती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? क्या उस सुरक्षा व्यवस्था को आप पर्याप्त या फिर ऐसा इस स्तर का पाते हैं कि वो छात्र छात्राओं खास करके उनकी सुरक्षा के प्रति मुस्तैद या फिर हमेशा चौकन्नी नज़र आती है? प्रशांत जी। देखिए, फिर से मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास होता है, उसके लिए जिम्मेदार मैं कभी भी मानता हूँ तो जो टॉप लीडरशिप होता है, और उसकी नीयत और उसको मानता हूँ जी।
मैं पूछता हूँ आपसे कि जब एक यूनिवर्सिटी में एक बच्चा कोई किसी चीज को लेकर के आवाज उठाता है तो उस समय सैकड़ों पुलिस वाले कैसे पहुंच जाते हैं? बिल्कुल जी। जब कोई भी एक किसान कोई आवाज उठाता है तो वहां पे ऐसे छावनी बना देते हैं जैसे लगता है कि वो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो हमारे पास इसका मतलब संसाधन की कमी तो नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे नियत में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो देखिए, ये जो समस्या जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसका कोई एक चीज नहीं है कहा जाए और वो समाधान है। इसको मल्टीपल चीजों पे काम करना पड़ेगा, मल्टीपल चीजों पे एक साथ सोचना पड़ेगा, तब जाकर के इसका समाधान निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये जरूरत है कि भाई जो लोग टॉप पर बैठे हैं उनको महिलाओं को लेकर के उनका नजरिया कैसा है। आज जो हमारे देश में नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उसके बारे में किसी से छिपा नहीं है कि उसका जो नियत है वो महिलाओं को लेकर के कैसा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे सोसाइटी में इन जनरल पैट्रियार्की इतना डीप रूटेड है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहली हमारी कोशिश होती है कि हम जिसके साथ ये घटना हुआ है उसी को शेम कर दें, उसी की गलती निकाल दें जी। क्योंकि आप देखिए, हमारी मीडिया का ही अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ जी। वो जो ग्राफिक्स चलाते हैं जब कोई ऐसी घटना आती है तो उस ग्राफिक्स में क्या होता है, एक लड़की होती है जो अपना मुंह ढके हुए होती है। अब मुझे बताइए कि अगर कोई रेप की घटना हुई है उसमें ये ग्राफिक्स चलाने का क्या मतलब है? क्या इसमें लड़की की गलती है क्या? ग्राफिक्स तो ऐसा चलाना चाहिए जिसमें लड़का शर्मिंदा हो ना, जिसने वो काम किया है। लड़की की तो कोई गलती नहीं है। तो हम एज ए सोसाइटी हम अंदर से सड़े हुए हैं और पैट्रियार्की इतनी डीप रूटेड है कि हम लड़कों को, अपने घर के लड़कों को कुछ नहीं सिखाते हैं, उनको नहीं बताते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। तो मल्टीपल लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें रुकेंगी। और सबका सॉल्यूशन सिर्फ लॉ नहीं होता है, लॉ आर देयर, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। जहां तक कन्विक्शन रेट की बात है, कन्विक्शन रेट कैसे होगा जी? आप बताइए कि जो पुलिस है क्या वो वेल इक्विप्ड है? क्या वो जो एविडेंस कलेक्ट करने जाता है क्या वो सही से एविडेंस कलेक्ट कर पाता है? क्या वो टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम में वो पहुंच पाता है क्या जो वो कन्विक्शन तक पहुंच पाएगा जी? तो कई सारी चीजें होती हैं, वो मिलाकर के एक सिस्टम बनता है। वो सिस्टम तब ठीक होता है जब उसको आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सोचते हैं और हर एक पहलू पे बात करते हैं। ये नहीं कि कोई घटना हुआ, इमोशन में बहुत चर्चा हुआ, निर्भया में तो बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा पूरा देश उद्वेलित था। अभी 5 दिन पहले बिहार में एक घटना हुई जिसमें एक दलित छात्रा के साथ, नाबालिग छात्रा के साथ उसके घर में क्रूरतम जो है उसके साथ जो है व्यवहार हुआ और 8 घंटा तक पटना के पीएमसीएच के गेट पर वो एम्बुलेंस में तड़पती रही और पटना पीएमसीएच के जो लोग हैं उसको दाखिला देने से इनकार कर दिया जी, जगह नहीं दिला पाए। तो क्या दोनों तो एक जैसी घटना है? एक में क्यों नहीं आया ऐसा क्यों नहीं जो है इतना ज्वार क्यों नहीं फूटा? क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार, क्योंकि ये राजधानी नहीं है, क्योंकि वो लड़की दलित थी। बिल्कुल, दलित होना और महिला होना और वंचित होना भारत के इस सामाजिक जो विभाजन है ये लगातार इनको जो है असहाय और लाचार बनाए रखे हुए हैं। संदीप जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं समझना चाहती हूँ कि चलिए हमने बीजेपी की बात कर ली, लेकिन टीएमसी की बात मैं करना चाहती हूँ। टीएमसी के जो कुछ मेल लीडर्स हैं, मैं महुआ मोइत्रा का जिक्र करना चाहती हूँ कि वो उन लीडर्स को खुलकर जो है क्रिटिसाइज़ करती हैं जिन्होंने विक्टिम को ही दोषी ठहराने की कोशिश की। लेकिन फिर आ जाती है इस पर लीडरशिप की बात की। ममता बनर्जी ने अपने जो मेल लीडर्स हैं उनके बयानों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। यहाँ पर एक जो महिला नेतृत्व है उस पर भी सवाल उठते हैं और तमाम राजनीतिक दलों में मौजूद जो महिला नेता है उनके नेतृत्व पर या फिर उनके पॉलिटिक्स पर सवाल तो खड़े होते ही रहे हैं समय समय पर। जी संदीप जी। देखिए नेहा जी, जो पार्टी को चलाने वाले मेन लीडर हैं या जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है वो अक्सर इन चीजों से बचते हैं। आप अलग अलग पार्टियों की बात कर लीजिए, देश के अंदर इतने रेप हुए हैं, आप बताइए नरेंद्र मोदी जी किसी पर बोलते हैं क्या? इसी तरीके से आप नहीं, वो तो फोन पे बातचीत करते हैं। वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो एक विक्टिम थी उनके साथ उन्होंने फोन पर बातचीत की थी और वो न्यूज़ काफी बड़ी बड़ी हेडलाइंस में चलाई गई। बस आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ ली। अगर कोई काम बीजेपी की सरकार में कहीं हुआ हो
इस तरीके का रेप हुआ हो या कोई भी घृणित कार्य हुआ, किसी गरीब के घर पे बुलडोजर चला हो, अगर ऐसा एक भी आप एग्जाम्पल दे दे कि मोदी जी ने बात की है तो, लेकिन हाँ, जहां पर सरकार बीजेपी की नहीं होगी वहां सारी चीज हो सकती है, वहां पे दिक्कत भी हो सकती है, वहां की महिलाओं के मंगलसूत्र पे भी चिंता हो सकती है, वहां का धर्म परिवर्तन भी हो सकता है, वहां बांग्लादेशी भी घुस सकते हैं, वहां रोहिंग्या भी घुस सकते हैं। जी। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है, आज की तारीख में दिल्ली में जगह जगह पानी समय भरा हुआ समाप्त हो है। गया। आप बताइए मुझे कौन सी चैनल पे दिल्ली में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है? आज की तारीख में दिल्ली के वो रोहिंग्या कहाँ चले गए? आज की तारीख में वो दिल्ली के बांग्लादेशी कहाँ चले गए? अब दिल्ली बिल्कुल सेफ हो चुके, दिल्ली की कोई खबर ही नहीं है नेगेटिव। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे थे तो वहां बलात्कार भी होते थे, समस्याएं थी जी। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत बहुत राजनीति धन्यवाद रंग करना हमें चाहूंगी छोड़ना संदीप जी, समय समाप्त हो गया है। रूपा जी बहुत बहुत आभार, संदीप जी आपका भी, और प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक ज़रूर अनुरोध करना चाहती हूँ, सिर्फ एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि भारत के तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या फिर क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, सबके दामन पर इस तरह के सैकड़ों हज़ारों दाग हैं, और इन दाग के इसको साफ करने का जो नीयत है या फिर मकसद है, ये किसी भी नेतृत्व में नहीं दिखता है। और यही समस्या है महिला सुरक्षा को लेकर। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं, क्या आप सोच रखते हैं? हमें लिखकर भेजिए info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी हमें लिखकर भेज सकते हैं कि भारत के राजनीतिक दलों को ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए ताकि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाए, और तभी सही मायने में भारत विकसित हो सकता है। नमस्कार।